चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, पैरासाइट की तरह हैं, जिस पर भड़क कर अभिजीत भाई ने बोला कि अगर सब कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी बना ले तब क्या होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। जैसे अभी आपने देखा था नोएडा में एक एजिटेशन हुआ, मानेसर में एजिटेशन हुआ। क्यों हुआ था मजदूरों का? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई जो रेगुलर नौकरियां हैं, जो परमानेंट जॉब्स हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं मजदूरों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं। इसके खिलाफ ये एजिटेशन हुआ था। तो ये प्रथा जो है सरकार में बड़ी तेजी से फैल गई है। अब तो जो परमानेंट नौकरियां, टीचर्स की नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उनको रेगुलर रखना चाहिए। तीसरी, मैं बहुत दिनों से इसकी चर्चा करता था कि इस देश के जो हालात हो गए हैं, होते जा रहे हैं, उसमें इस देश को एक युवा मूवमेंट की जरूरत है। और मैं बार बार ये बात कहता था कि ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे युवाओं को अफेक्ट करते हैं और जिस पर एक बहुत बड़ा युवा मूवमेंट देश में खड़ा किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, पैरासाइट की तरह हैं, जिस पर भड़क कर अभिजीत भाई ने बोला कि अगर सब कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी बना ले तब क्या होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। मैं क्यों कहता हूं कि युवा मूवमेंट की जरूरत है? अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखें तो वहां जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जो सक्सेसफुल मूवमेंट्स हुए हैं, वो युवा लोगों ने ही शुरू किए हैं। क्योंकि युवाओं के पास नई सोच होती है, ऊर्जा होती है और पूरे देश का भविष्य और पूरा भविष्य सामने होता है। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसी भी देश के लिए उसके युवा होते हैं। आज जब हिंदुस्तान में सिर्फ शिक्षा का नहीं, हम देख रहे हैं लोकतंत्र का पतन हो रहा है, सारी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यूजीसी, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, जो ये और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो ये इम्तिहान कंडक्ट करते हैं, सब के ऊपर सरकार का पूरा कब्जा हो गया। और सरकार इन सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने राजनीतिक फायदे के लिए
इस्तेमाल कर रही है और इससे सारे देश का और खासकर युवाओं का बेइंतहा नुकसान हो रहा है। देखिए, शिक्षा के लिए मैं शुरू से ये कहता हूं कि दो क्वालिटीज अगर हम विकसित कर दें, अगर हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली है, वो हमारे स्टूडेंट्स में अगर दो क्वालिटीज विकसित कर दें तो हम अच्छे नागरिक बना सकते हैं देश में। यानी दो क्वालिटीज कौन सी? एक क्रिटिकल थिंकिंग, और सोनम भाई यहाँ पर हैं जिन्होंने शिक्षा पर बहुत काम किया है, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी, ये दो क्वालिटीज अपने स्टूडेंट्स में विकसित कर दें तो वो इस देश के बहुत अच्छे और कारगर नागरिक बनेंगे। और आज जो शिक्षा के साथ किया जा रहा है, देखिए इम्तिहान तो आगे की चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के साथ जो ये सरकार कर रही है, जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में, जिस तरह की किताबें लाई जा रही हैं, जिस तरह की किताबें हटाई जा रही हैं, उससे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि आप पूछ सकें, आप क्वेश्चन कर सकें, आप हर चीज में ये सोच सकें कि भाई ये क्यों है, कैसे है, क्यों हम इसको मान लें। अगर ये क्वालिटी अगर आप खत्म कर रहे हैं तो अगर आप देखें कि शिक्षा प्रणाली में सरकार क्या बदलाव लाई है, क्या बदलाव कर रही है मौजूदा सरकार, तो इस पूरे क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। आपने हमारे करिकुलम से पीरियोडिक टेबल हटा दिया, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी। दूसरा, आप हिस्ट्री में मुगल हिस्ट्री को हटा रहे हैं। आप इस देश में क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करके सिर्फ अंधभक्त बनाना चाहते हैं, जो कुछ पूछे नहीं, बस ताली बजाएं और मोदी 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 करते रहें, उस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ शिक्षा और हम रोजगार को ले लें तो इन दो मुद्दों पर ही यूथ का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ठीक किया है कि शुरुआत एक बहुत छोटी मांग से करी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जवाबदेही लो और इस्तीफा दो। ये सब जो पेपर लीक वगैरह और जो सारी धांधली हो रही है एजुकेशन इम्तिहान वगैरह में, लेकिन उसके अलावा देखिए, शिक्षा और रोजगार, मैं ये कहता हूं कि रोजगार पर हमको, जैसे हमने उस समय बोला था कि एक लोकपाल कानून बनना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम हो, एक ऐसा संस्था। ये तो दूसरी बात है कि इस सरकार ने उस संस्था को भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन अगर एक ऐसी संस्था बन जाती जो कि ईमानदारी से, निष्पक्षता से सारे भ्रष्टाचार की तहकीकात कर सकती और लोगों को जवाबदेह बना सकती, तो उससे भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाता। लेकिन इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन रोजगार के लिए देखिए, अब बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है देश में, इसलिए हमको सिर्फ नरेगा, तो एक कानून बना था जिसमें एक रूरल फैमिली के एक जने को 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस किया गया था, उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया है, वो गारंटी खत्म कर दी है। लेकिन हमको तो उसके आगे जाने की जरूरत थी। हमको ऐसा कानून चाहिए जो हर व्यक्ति को, जो 21 साल से 60 साल की उम्र के बीच में हो, रोजगार की गारंटी दे सके, कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी दे सके। और ये मांग हमको उठानी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं
कि भाई नहीं, इसका पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा तो सरकार के पास नहीं है, वो गलत है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिलकर यह बताया था कि अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 1% वेल्दी लोग जो हैं, जो ये अरबपति वगैरह लोग हैं, उनके ऊपर 1% वेल्थ टैक्स और 25-30% इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि अंबानी के पास मान लीजिए 10 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो उसके बेटे को वो संपत्ति क्यों मिले, 10 लाख करोड़ की संपत्ति, उसमें से कम कुछ परसेंट 25-30% सरकार को इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि सरकार इस रोजगार की पूरी स्कीम चला सके, जिसमें कि हर नागरिक को रोजगार का अधिकार मिल सके, कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर। तो एक ये डिमांड हो गई। दूसरा ये कि अब सारे नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम किया जा रहा है, जहां पर जैसे अभी आपने देखा था नोएडा में एक एजिटेशन हुआ, मानेसर में एजिटेशन हुआ। क्यों हुआ था मजदूरों का? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई जो रेगुलर नौकरियां हैं, जो परमानेंट जॉब्स हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं मजदूरों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं। इसके खिलाफ ये एजिटेशन हुआ था। तो ये प्रथा जो है सरकार में बड़ी तेजी से फैल गई है। अब तो जो परमानेंट नौकरियां, टीचर्स की नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उनको रेगुलर रखना चाहिए। तीसरी बात, बहुत सारे जो सरकारी संस्थान हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, उनका निजीकरण किया जा रहा है। 2 तरह के पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम आगे नहीं होना चाहिए। पहला वो जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं, पोर्ट मोनोपोली होता है, एयरपोर्ट मोनोपोली होता है, एक शहर में एक ही पोर्ट होता है, एक ही एयरपोर्ट होता है, तो जहां जिसको वो एयरपोर्ट मिल गया या पोर्ट मिल गया उसकी मोनोपोली हो गई। जब से इन्होंने सारे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स अडानी को देने शुरू किए हैं, तब से वहां पर पैसेंजर शुल्क वगैरह जो है 5-6 गुना बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जब आप प्राइवेट जने को कोई मोनोपोली दे देंगे तो वो जरूर एक्सप्लॉइट करेगा। तो मोनोपोली क्षेत्र जो है सरकार के ही हाथ में होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सरकार ईमानदारी से नहीं चला सकती, वो अपने आप को कह रहे हैं। जो सरकारी लोग भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग ईमानदारी से नहीं चला सकते, इसके मतलब ये है आप मानते हैं कि आप इतने भ्रष्ट हैं कि कोई भी आप संस्था ईमानदारी से नहीं चला सकते। तो इसलिए जो मोनोपोली सेक्टर है वो सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए। और जो सेक्टर में सब्सिडीज की जरूरत होती है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, ये सब सेक्टर्स हैं जिसमें सब्सिडीज की जरूरत होती है। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कायदे से सरकारी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छे स्तर की एजुकेशन मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूल भी केंद्रीय स्कूल की तरह अच्छे होने चाहिए, जहां पर सरकारी लोगों के बच्चे जहां शिक्षा पाते हैं उसी स्तर के सारे सरकारी लोग होने चाहिए। उसी तरह हेल्थ केयर भी, प्राइमरी हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि सबको उपलब्ध कराए, उसमें सरकारी पैसा लगेगा, लगाने की जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर हो तो सकता है, लेकिन जो कमांडिंग हाइट्स हैं उन सेक्टर्स के, वो सरकार के हाथ में रहने चाहिए। तो इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन जो आजकल किया जा रहा है, मोनोपोली सेक्टर्स का भी और सोशल सेक्टर्स का भी निजीकरण जो किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और आखिरी बात कि जितने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद आज खाली पड़े हैं, जब उनको भरने की, वैसे तो सरकार उनको भरना ही नहीं चाहती, जब भरने की कोशिश करती है या कम से कम इशारा करती है कि हम ये इम्तिहान कर रहे हैं सरकारी पदों को भरने के लिए, वहां हम देखते हैं कि
हर इम्तिहान में, हर रिक्रूटमेंट में धांधली हो रही है। जिस तरह से इम्तिहानों में धांधली हो रही है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सीबीएसई एग्जाम में भी धांधली हो रही है, उसके अलावा रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा धांधली हो रही है। कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट ईमानदारी से नहीं हो पा रहा और इसलिए 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद आज रिक्त पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। इनको भरा जाना चाहिए, ईमानदारी से भरा जाना चाहिए, जल्दी भरा जाना चाहिए। बहुत सालों से खाली पड़े। इसलिए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर, इन 4 मुद्दों पर एक बहुत बड़ा युवा आंदोलन इस देश में छेड़ा जा सकता है, छेड़ा जाना चाहिए। आपने अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन से शुरुआत करी है। कम से कम ये पेपर लीक वगैरह की जवाबदेही तय हो और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, लेकिन आगे चलकर ये दूसरी डिमांड्स भी बढ़नी चाहिए और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को धीरे धीरे पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार करना होगा और उस विस्तार में सब तरह के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा है, ये मुद्दे ऐसे हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं। हर जो लोग सोचते हैं कि भाई वो तो भाजपा के या सरकार के भक्त हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। वो लोग ये बात अभी नहीं समझ रहे कि ये जो पूरा सिस्टम जो सड़ गया है, गल गया है, पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इससे उनका भी फ्यूचर नष्ट हो रहा है। इसलिए सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, इस संगठन का विस्तार होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मूवमेंट जो है किसी पार्टी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट कांग्रेस के मूवमेंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रहा, कांग्रेस अगर अपना मूवमेंट चला रही है या कोई दूसरी पार्टी मूवमेंट चला रही है, इन्हीं मुद्दों पर जरूर चलाए, अच्छी बात है चलाए, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो मूवमेंट है ये उनके खिलाफ है या उनके हितों के खिलाफ है या उनके संगठन के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो सिर्फ देश हित में ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि सोनम वांगचुक जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही बुद्धिमान लोग इस मूवमेंट को अपना कंधा दे रहे हैं, इस मूवमेंट को अपनी राय दे रहे हैं, इस मूवमेंट को अपने एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी का फायदा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो सोनम जी यहाँ पर फास्ट पर अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर यहाँ फास्ट पर बैठे हैं। खैर मैं उनसे एक विनती जरूर करूंगा कि देखिए इनडेफिनेट फास्ट ठीक है, होना चाहिए, आज का जो दौर है उसमें जरूर होना चाहिए। हमारे और युवा लोग भी यहाँ फास्ट पर बैठे हैं, बहुत कई सारे युवा लोग फास्ट पर बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। फास्ट होना चाहिए, हमको सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ गई है, सैक्रिफाइस भी होना चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस का भी एक हद होती है। उस ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए जहां पर हमें अपनी जिंदगी पर खेलना पड़े। तो हम लोग जरूर प्रोटेस्ट करें, जरूर फास्ट करें, जरूर, बट हमारी विनती ये होगी कि जो स्टूडेंट्स फास्ट कर रहे हैं वो लोग एक तरह का रिले फास्ट करें। सोनम जी थोड़ा इंडेफिनेट फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां उनकी जिंदगी जोखिम में आ जाए। तो एनीवे देखिए,
मैं तो वो मेधा पाटकर जो कहती थी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर हम लोग लड़ते रहे, अगर हम लोग डटे रहे, अगर हम लोग, और हाँ एक चीज मैं भूल ही गया कहना कि मैं बहुत ही खुश हूं कि इस प्रोटेस्ट में हम हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू ईसाई एकता, हिंदू सिख एकता, सर्व धर्म संभाव का हम परिचय देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इस देश में जो दौर चल रहा है, जिस तरह का नफरत फैलाई जा रही है दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ, ये बहुत ही देश को बर्बाद करने वाली चीज है। ये देश को बिल्कुल खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और मैं कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि वो इस पर इनडेफिनिट के बजाय रिले फास्ट करें। और आखिरी बात, मेधा पाटकर ये बात कहती हैं कि अगर हम डटे रहे, अगर हम अपने मुद्दों पर खड़े रहे, तो एक दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।